बिहार के अंदर देखें तो जिस तरीके से अपराधियों का हौसला बुलंद हुआ है नीतीश कुमार जी की सरकार के अंदर, और किस तरीके से प्रत्येक दिन आप देखें तो कहीं ना कहीं हत्या, लूट, डकैती, आम नागरिक की हत्या, व्यापारी की हत्या, नेता की हत्या एक आम रिवाज सा बन के रह गया बिहार के अंदर। माननीय नीतीश कुमार जी सुशासन की अपना दम भरते हैं, लेकिन हकीकत तो यह है कि बिहार की ही राह पे केंद्र सरकार चल रही है। माननीय नीतीश कुमार जी की राह पे यदि कहे कि मोदी सरकार चल रही है तो कोई दो मत नहीं है। जैसे 2005 के अंदर माननीय नीतीश कुमार की सरकार बनी थी तो आप सबको याद होगा, धरना स्थल जो है आपको गांधी मैदान था और हार्डिंग पार्क था। किसी भी तरह का आंदोलन, धरना प्रदर्शन सेंटर है, यहां पे लोग करते थे ताकि सरकार तक हमारी आवाज जाए और सरकार उन बातों पे ध्यान दे। लेकिन नीतीश कुमार जी की सरकार बनने के बाद आप कोई हिंदू के नाम पे वोट करता है तो कोई मुसलमान के नाम पे वोट करता है, तो अपने लिए गड्ढा खोदने का काम, नर्क द्वार जिसे हम कहते हैं, नर्क का दरवाजा खोलने का काम आम जनता खुद करती है। तभी तो आपको मैं बता दूं कि मुजफ्फरपुर की सेंट्रल हॉल की जो 34 बच्चियों का रेप इसी नीतीश कुमार की सरकार में हुआ है ना, तो क्या इंसाफ मिल गया? चमकी बुखार से हजारों बच्चों की मौत इसी नीतीश कुमार के सरकार में हुआ है। क्या जनता ने उसका रिजल्ट दिया? अभी देश के अंदर कोई समस्या नहीं है, समस्या नहीं है जनता के नजर में। जब उनका किसी के साथ कोई अप्रिय घटना घटती है तब विपक्षी नेता उनको याद आते हैं। क्यों भाई, क्यों याद आ रहे हैं हम आज? मेरी बातें आम जनता को बहुत बुरी लगेगी, लेकिन धनेश्वर महतो कड़वी बातें करने के लिए मैं जाना जाता हूं, क्योंकि मैं सच्चाई बोलता हूं तो लोगों को मिर्ची लगती है। मुजफ्फरपुर में भी बलात्कार हुआ था, आपको पटना में भी हुआ, मधुबनी में भी हुआ, भागलपुर में भी हुआ, उसके बाद भी हम नीतीश कुमार की सरकार को चुन रहे हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? आम जनता, आप स्वयं हैं। एक बलात्कारी सरकार को आप सपोर्ट करते हैं, एक हत्यारे सरकार को आप सपोर्ट करते हैं। जैसे अभी मान के चलिए, केंद्र की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक आंदोलन चला था अभी आपको पिछले साल केंद्र सरकार के खिलाफ, एनआरसी CAA कानून के लिए। मैं उसका प्रोटेस्ट का हिस्सा बना। हिंदू समाज के लोगों में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यह भर दिया कि एनआरसी के तहत हम लोग मुसलमानों को बाहर भगाएंगे। आसाम में एनआरसी लागू हुआ, लेकिन ठीक है, कोई भी केंद्र सरकार कानून बनाती है तो उस कानून का तो कम से कम सरकार को चाहिए कि पूरी तरह से उसका विज्ञापन के जरिए, टीवी के जरिए, पेपर के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए उस कानून के संबंध में बताना चाहिए सरकार को ना। सिर्फ सरकार एक छोटी सी बात क्या कह देती है, ये कानून आपके लिए लाभदायक है। अरे भैया, उसका लाभ भी तो आप गिनवाओगे ना कि हमने इस कानून में ये प्रावधान दिया है और इससे आपको ये लाभ होगा और ये नुकसान होगा। उसी तरीके से एनआरसी जब केंद्र सरकार ने लागू किया तो एनआरसी के विषय में तो किसी को बताया नहीं कि एनआरसी के अंदर जो हमने कौन कौन से उसके अंदर शर्तें रखी हैं आम नागरिक को यहां का नागरिक साबित करने के लिए। जैसे अमित शाह जी ने टीवी चैनल पे आके कहा, आधार कार्ड कोई वैल्यू नहीं है, पहचान पत्र कोई वैल्यू नहीं है, राशन कार्ड कोई वैल्यू नहीं है, आपको ड्राइविंग लाइसेंस कोई वैल्यू नहीं है, ये पासपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है। तो वैल्यू क्या चीज की है? ये आम जनता को तो नहीं पेपर के माध्यम से कहा, बस ये कह दिया कि ये नागरिक संशोधन कानून है, हम विदेशियों को यहां पे बसाएंगे और यहां के नागरिकों को जिनके पास कागज पूरे नहीं मिलेंगे उनको हम बाहर भगाएंगे। तो ये कैसा कानून था? 1971 से पहले का, आपको बता दूं, 1971 से पहले का
आपके बाप दादा के नाम पे रजिस्ट्री होनी चाहिए थी, ये कानून में उसमें लिखा गया है। तो एक तरफ ये भी बात कही अमित शाह ने, दूसरी तरफ अमित शाह ने ये भी बात कही कि एनआरसी पूरे देश में लागू होगा, और क्या कहते हैं, ये किसी जाति विशेष पे नहीं लागू होगा, हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति पे लागू होगा। तो आसाम के अंदर 19 लाख कुछ हजार आदमियों की नागरिकता गई, तो उसके अंदर जहां हिंदू और मुसलमान की बात होती है, तो हमारे हिंदुस्तान के हिंदुओं को समझ में नहीं आएगा। जब 5 लाख क्या कहते हैं नागरिकता इनकी मुसलमानों की चली गई आसाम के अंदर 19 लाख कुछ हजार में, और 14.25 लाख आदमी हिंदू की नागरिकता चली गई, तब एक भी हिंदू रोड पे नहीं आया। हम उस हिंदुओं की लड़ाई लड़ने के लिए रोड पे आए, तो मुझे नाम क्या दिया गया, ये मुसलमान का सपोर्टर है, मुसलमान का सपोर्ट करता है। तो इस तरीके से मुझे बदनाम किया गया। तो आज जो मेरे से ये उम्मीद लगा के बैठ रहे हैं कि नेताजी आएंगे और हमें सपोर्ट करेंगे, अरे भैया सबसे पहले तो आप मेरे से सपोर्ट जो मांग रहे हैं वो इसके लिए आप सोच लीजिए कि नेताजी से बढ़िया है ना कि नीतीश कुमार से आप इंसाफ मांगे, क्योंकि सत्ता उनके पास है, मेरे हाथ में चाबी नहीं है, एनडीए के हाथ में चाबी है बिहार की। तो जाइए बिहार सरकार के पास, आप लोग आंदोलन करिए, हम लोग 5 साल आराम से बैठ के तमाशा देखेंगे, क्या बढ़िया रहेगा। ये बात कहूं आज तो अच्छी बात नहीं है ना, इसीलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। आज किसान देश का हमारा 2 महीने लगभग होने जा रहे हैं, और 3 महीने से पंजाब में थे वो लोग, तब दिल्ली की ओर रुक कर आए, जब किसी मीडिया ने और किसी सरकार ने उन पर ध्यान नहीं दिया। आज उन्हीं आंदोलनकारी को यही सरकार क्या कह रही है, क्या कह रही है, ये पाकिस्तानी है, ये खालिस्तानी है, ये उग्रवादी है, ये नक्सलवादी है, ये माओवादी है, ये इसी सरकार संबोधित कर रही है। कितना उस किसान आंदोलन में आम नागरिक की लड़ाई लड़ रही है वो किसान, और कितने हिंदुस्तान के नागरिक हैं कि इसको सपोर्ट कर रहे हैं। सब अपने अपने घर में चैन से बैठे हुए हैं, क्यों? तो भैया ऐसे में कौन आपके लिए मदद करने जाएगा? आपकी लड़ाई इस देश का किसान लड़ रहा है और आपको अकल ही नहीं आ रही है। आप ये सोचो ना, बिहार के लिए मैं कहना चाह रहा हूं, बिहार वासियों के लिए, इसी साल धान की फसल हुई है ना, 1800 रुपए क्विंटल सरकार का एमएसपी दिया हुआ है बिहार सरकार का। तो क्या 1800 रुपए में बिहार सरकार ने धान खरीदा है? कहीं नहीं खरीदा। धान बिका क्या है बिहार में? 900 रुपए क्विंटल, 1000 रुपए क्विंटल, ये रेट का बिका है, जो कि 1000 रुपए कट्ठा धान की लागत आई है लोगों को बोने में, उसमें भी कोई गारंटी नहीं होता कि वो। तो इतनी आपकी हक की लड़ाई देश का किसान लड़ रहा है, तो बिहार के हमारे लोग सोए हुए हैं, मरे हुए मुर्दे के समान है, जिंदा रहने को ही अपना विकास समझते हैं। तो ये सब दिक्कत है, और इसीलिए हमने आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। सर, आज पत्रकारों के सवाल पे सीएम भड़क उठे लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए। अपराधी बोले, पत्रकार ने बात किया उनसे कि अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, दिन दहाड़े घर के सामने जब सुरक्षित नहीं है गोली मार दिया जाए, उस पर सीएम ने भड़क दिया पत्रकार। भड़केगा कैसे नहीं, क्योंकि ये सीएम, आपको मैं बता दूं, इसकी जिम्मेदार स्वयं जनता है। और सीएम क्यों नहीं भड़केगा? अरे भैया, आखिर सीएम को चौथी बार देश ये बिहार की जनता ने चुना है, तो आप उस पर सवाल कैसे खड़ा कर सकते हैं? ये है अभी की राजनीति कि जनता ने चुना है हमको, आप हमसे कोई सवाल ना पूछो। भैया, जब 4-4 बार आप एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाओगे और कई बार किसी को प्रधानमंत्री बनाओगे, तो उसका अहंकार 7वें आसमान पे बैठेगा। देश का विकास जब ही हो सकता है, राज्य का विकास जब ही हो सकता है, सिर्फ 5 साल के लिए नेता चुने, जैसे केरल के अंदर होता है ना, उस तरीके से। और नीतीश कुमार का अहंकार सर चढ़कर बोल रहा है, उसको इतना मतलब लोगों ने सर पे बिठा लिया है ना कि नीतीश कुमार में योग्यता नहीं है, ना ही प्रधानमंत्री की अपना सोचते थे। मैं तो कह रहा हूं मुख्यमंत्री क्या, एक एमएलए बनने योग्य भी नहीं है नीतीश कुमार अभी के टाइम में। जितना अहंकार, मीडिया सवाल नहीं करेगी तो कौन सवाल करेगा भाई? और मीडिया का काम क्या है? सवाल करना ही ना। और नेताओं का काम है मीडिया के सवाल का उत्तर देना।
मैं तो सबसे कहता हूं, मैंने ही अभी कुछ ऐसी बातें कही है जो बहुत सारे आप मीडिया भाइयों को पसंद नहीं है। आप उससे मेरे सवाल पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देना मेरा कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य है। और हर नेता का कर्तव्य है कि मीडिया के सवालों का जवाब दे। उसके ऊपर भड़कने से समस्याएं दूर नहीं होती। और ये नीतीश कुमार जानते हैं क्यों भड़कते हैं? भैया भड़केंगे नहीं, मतलब मीडिया को दबा के रखना चाहते हैं। क्या है तो हम विज्ञापन रोक देंगे आपका, प्रिंट मीडिया है तो विज्ञापन रोक देंगे, और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है तो भी आपका जो धन जाता है मंथली सरकार की तरफ से वो रोक देंगे, तो आप दब जाओगे। इसीलिए चढ़ के बोलते हैं। ऐसा बहुत सारी मैं देखने को भी मिला है। लॉ एंड ऑर्डर पे क्या कहेंगे सर? लॉ एंड ऑर्डर है कहां बिहार में? नीतीश कुमार 1% भी मुख्यमंत्री बनने के योग्य नहीं है अभी के टाइम में, जो बिहार की स्थिति है। जब 2005 में नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, उस टाइम के अंदर 5 साल में अपराधियों की फाड़ के रख दी थी नीतीश कुमार जी ने। भय हो गया था उसके अंदर। लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार कठपुतली बन गए, सत्ता का लोभ आ गया। ये वही नीतीश कुमार जी हैं कि 2-3 रेलगाड़ियों का हादसा हो गया था, डकैती, बच्चियों का बलात्कार। अब बेशर्म की तरह, बेशर्मी का यदि नीतीश कुमार को कहे ताज पहन के बैठ गए हैं मुख्यमंत्री की गद्दी पे, तो कोई बुरा नहीं है। और कुछ नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।